और अब राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। तालिबान के मसले पर केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। कल गुरुवार को केंद्र सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें अफगानिस्तान संकट पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश रहा है। रणनीतिक लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत का अहम साथी रहा है, लेकिन अब वहां तालिबान का राज कायम हो चुका है, जो भारत समेत दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत को अब आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तालिबान के साथ भारत के रिश्ते किस तरह के होने चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ कल मंथन करेगी। कल सुबह 11 बजे यह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। लगभग सभी दलों ने इस मीटिंग में शामिल होने की बात कही है। इससे पहले 17 तारीख को भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले पर कैबिनेट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए कहा था। अब बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा था, भारत को न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चला रखा है। लोगों की वापसी का सिलसिला अफगानिस्तान से जारी है। काबुल से अब तक 800 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि 200 से ज्यादा भारतीय अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जबकि करीब 1700 लोगों ने भारत आने के लिए अप्लाई किया हुआ है। उधर तालिबान ने दुनिया के सुपर पावर्स को अफगानिस्तान से निकलने के लिए डेडलाइन दे दी है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक बयान जारी कर धमकी भरे लहजे में कहा, अमेरिका समेत नेटो देश हर हाल में 31 तारीख तक अफगानिस्तान छोड़ दें। तालिबान ने कहा, डेडलाइन के बाद काबुल में कोई भी विदेशी सेना दिखनी नहीं चाहिए। तालिबान की इस धमकी का फ्रांस ने जवाब दिया। फ्रांस ने साफ शब्दों में कहा, 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी हम अपने नागरिकों को काबुल से निकालने का काम जारी रखेंगे। साथ ही फ्रांस की ओर से कहा गया है, अगर तालिबान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चनें पैदा की तो ठीक नहीं होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, 31 अगस्त तक काबुल से अपने लोगों यानी अमेरिका के लोगों को निकालने का काम पूरा हो जाएगा। इधर तालिबान के मुद्दे पर भारत का भी रुख स्पष्ट है। भारत की तरफ से कह दिया गया है, उसको तालिबान के कहे पर कोई विश्वास नहीं। भारत का कहना है, तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। अधिकारियों की माने तो अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भारत का फैसला कुछ चीजों पर निर्भर करेगा, जिसमें पहला यह है कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो। दूसरा, वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति तालिबान का रवैया कैसा है। इसके अलावा तीसरी और बेहद अहम बात यह है, साल 2011 में भारत अफगानिस्तान के बीच हुए रणनीतिक समझौते पर तालिबान का रुख क्या रहता है। फिलहाल आप जानते हैं, भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पूरा डेमोक्रेटिक ब्लॉक यानी जितने लोकतांत्रिक देश हैं, सब फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये नया तालिबान है या फिर ये वही 1990 से पुराना तालिबान है, 2001 से पहले का तालिबान है। इसीलिए कल होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग बेहद अहम है। कहा यह जा रहा है, इस बैठक में सरकार विपक्षी दलों को भरोसे में लेगी, उनको बताएगी कि सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, और जाहिर है विपक्षी दलों की राय भी जानना चाहेगी। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या तालिबान पर एक होगा हिंदुस्तान? और दूसरा, मोदी ने क्यों बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सप्पल, जेडीयू से राजीव रंजन, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आ रहे हैं एनसीपी से, और मौलाना दहलवी आ गए हैं, सैयद अतहर हुसैन दहलवी, अंजुमन मिन्हाजे रसूल, जो कि भारत की विदेश नीति पर भी काफी रिसर्च करते रहे हैं और जमीन पर भी काफी काम किया, अफगानिस्तान खुद होकर आए हैं। आप सभी का स्वागत है। गुरदीप, आपसे शुरू कर रहा हूं। गुरदीप, कल ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है? क्योंकि सरकार तो पूछेगी क्या करना चाहिए, तो मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, और वो पार्टी जिसने 70 साल देश पर राज किया, विदेश नीति चलाई, अफगानिस्तान का हर राज देखा, वहां पर तालिबान को भी देखा और तालिबान के बाद भी आपने देखा,
क्या सलाह देंगे सरकार को, क्या रुख होना चाहिए भारत का? मानक जी, आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में टाइटल रखा कि क्या भारत एक हो पाएगा इस सवाल पे। हाँ। बात वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि विदेश नीति एक ऐसा मामला रहा जहां पे भारत की सभी पार्टियां एकजुट होकर हमेशा एक स्टैंड लेकर रही। इतिहास में केवल 2 इंस्टेंस हैं जब ये परंपरा टूटी। एक बार तब टूटी जब बीजेपी विपक्ष में थी और न्यूक्लियर डील पे उन्होंने विरोध किया और अलग स्टैंड लिया, और सत्ता में आने के बाद उसको खुद ही फॉलो किया। और दूसरी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश की धरती पर भारतीय नीतियों को, पक्षी पार्टियों को और पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना करने लगे, उनकी नीतियों की आलोचना करने लगे। 2 के अलावा हमेशा भारत की सभी पार्टियां एकजुट रही हैं, और शुक्र है कि अब इस मुश्किल समय में जब सरकार के सामने एक चुनौती है कि क्या करना है, तो उनको इस समझ में आया कि ये एक ऐसा सवाल है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप दलगत राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो आज सरकार इस लेवल पे आई है। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड के साथ रही है आज तक कि विदेश नीति के मामलों में पूरे देश को एक होना होता है, एक होना ही होगा। दूसरी बात, कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। तालिबान की अभी वहां कोई सरकार भी नहीं है, और आतंकवादी संगठन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, यह स्पष्ट मानना है। तीसरी बात, 10 दिन हो गए, अभी तक भारत सरकार ने अपना कोई भी ऑफिशियल स्टैंड नहीं रखा है देश के सामने कि वो चाहती क्या है, उसका क्या स्टैंड है। आपने जो बातें बोली है वो सूत्रों के हवाले से बोली है कि किसी अफसर ने कुछ बोला, किसी ने कुछ खबर प्लांट की। अभी तक पीएम के लेवल पे या विदेश मंत्री के लेवल पे एक भी बयान नहीं आया है। और क्यों हम इस बात की बात कर रहे हैं कि बयान क्यों चाहिए होता है? हाँ। आप देखिए, पिछले 10 दिन के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ भी हुई है। गड़बड़ कैसे हुई कि सबसे पहले हमने अपनी एम्बेसी को खाली किया और हम यहां आ गए। सेम कंडीशन हुई थी 1990 में जब इराक वॉर हुआ था और कुवैत में हमारे लोग फंसे थे, और संसद में ये इशू उठा था और संसद में फैसला हुआ था कि जब तक एक भी भारतीय विदेशी धरती पर कुवैत के अंदर होगा, एम्बेसी खाली नहीं होगी। अब पहली बार हमने उल्टा किया और हम अपने पूरे पहले दूतावास खाली किया और अब इवैक्यूएशन कर रहे हैं। किनके भरोसे? उसी तालिबान के भरोसे जो हमको एश्योरेंस दे रहा है कि ठीक चलेगा। दूसरी बात, पिछले 10 दिन के अंदर भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए, उन्होंने बात की। जो डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर हैं वो रशिया गए, उन्होंने बात की। और भारत आज ये टटोल रहा है विदेशी जो ताकतें हैं जिनका इंटरेस्ट है इस एरिया के अंदर, उसको टटोल रहा है और इस चुनौती के सामने है कि हमको करना क्या है। हाँ। लेकिन 10 दिन बहुत लंबा समय होता है मानक जी। ऐसे मामलों पे सरकार को पिछले 2 साल के अंदर क्या तैयारी करनी चाहिए थी, वो हमको देखने को नहीं मिली है। बहरहाल ये बात सही है कि कल जब मीटिंग होगी तो क्या ब्रीफिंग करते हैं विदेश मंत्री, क्या वो देश के सामने रखते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी सुनेगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस विदेशी सवालों पर, विदेशी नीति के सवालों पर देश को एक रखने की हिमायती है। सिंगल स्टैंड, सिंगल। ओके, लेकिन गुरदीप, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने तो अभी से तैयारी कर ली है अफगानिस्तान पर भारत सरकार को घेरने की, चाहे वो कुछ भी करे। आपने कह दिया, आपने बड़ा क्लियरली कहा तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? और अगर है तो मतलब आप सरकार से यह कह रहे हैं कि तालिबान को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए? हमारा वहां करोड़ों अरबों खरबों रुपए का निवेश है, आप ये कह रहे हैं तालिबान से कोई समझौता ना करें और वो सारा पैसा भूल जाएं जो निवेश किया है, अफगानिस्तान को, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, अपने रणनीतिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट छोड़ दें? मानक जी, ये शब्द आपने मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है। मैंने स्पष्ट बोला है, भारत ने $3 बिलियन का पिछले 1.5 दशक में वहां इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। तालिबान के जो लोग हैं उनके पास आज हथियार आ गए। 5 लाख तो उनके पास असॉल्ट राइफल्स आ गई हैं, 20,000 असॉल्ट आर्मर्ड व्हीकल्स आ गए हैं। वहां पे उन्होंने प्लेन कब्जा लिए हैं। और ये सारा का आप एक बात समझिए, तालिबान की जो आर्मी थी वो जो बनाई, अफगानिस्तान की जो आर्मी बनाई गई थी पिछले 20 साल के अंदर, वो दुनिया के 12वें नंबर की सबसे बड़ी आर्मी थी। 12वें नंबर की, कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं थी। वो आर्मी कोलैप्स हो गई है, उसका सारा सामान आज तालिबान के पास है। तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है ये सामरिक चुनौती है, भारत के इन्वेस्टमेंट की चुनौती है। लेकिन हमने पिछले 10 दिनों में किया क्या है, मैं ये सवाल कर रहा हूं। आप देखिए, चाइना ने गुरदीप, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने शुरू में कहा कि मैं आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं, नहीं, आपने क्लियरली कहा
आपने क्लियरली साफ तौर पर कहा तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और हम इस ये बात से मानते कोई हैं विरोध उसके है साथ किसी कोई का? समझौता नहीं होना नहीं, चाहिए, ये आपने सरकार- कहा। नहीं, इसीलिए नहीं, मैंने पूछा सरकार क्या आप ने- सरकार से यही सरकार- डिमांड करेंगे? जी नहीं, मैं उल्टी बात कहूंगा। क्या सरकार ये मानती है कि तालिबान आतंकवादी संगठन नहीं था या नहीं है? स्पष्ट बात सरकार से पूछना चाहेंगे ना। ओके। आप विपक्ष से मत पूछिए, विपक्ष सरकार के स्टैंड के हिसाब से चलेगी। इस सरकार को बताना है कि क्या सरकार उनको आतंकवादी मानती ओके, रही है, नुपुर। आगे मानेगी, मान्यता Alright. देगी कि नहीं देगी, ओके। ये सरकार तय करे। ओके, नुपुर शर्मा, नुपुर बोलिए। नुपुर, अब कल जो ऑल पार्टी मीटिंग है, एक तो वो आपने किस लिए बुलाई है? क्या विपक्षी दलों को भरोसे में लेने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए, उनकी राय लेने के लिए? क्योंकि गुरदीप कह रहे हैं कि सरकार को एक स्टैंड लेना है, हम सरकार के साथ हैं। देखिए, नमस्कार मानक जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को, देखिए झूठ के पांव नहीं होते। ये कह देना कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो मैं कहूंगी अगर कुछ लोग अखबार नहीं पढ़ते और अगर सुर्खियां नहीं देखते, ऐसी अनइन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट सिर्फ वही बना सकते हैं। हमारे एमईए के स्पोक्समैन मिस्टर बागची, अनंदम बागची जी की स्टेटमेंट जब जाहिर हुई है, सबने पढ़ी है। हमारे सीनियर मंत्री हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। मैं प्लीज, मैं अपनी बात गुरदीप, वन सेकंड बोलने मानक जी, तरीका वन बाय वन। हाँ बोलिए नुपुर, बोलिए। हाँ बोलिए। तरीका नहीं। हाँ बोलिए, बोलिए। सरकार की क्या आप बोलिए, पर स्टेटमेंट बताइए क्या बोला है। सरकार की क्या प्रायोरिटी है, ये सरकार तय करेगी। और उस स्टेटमेंट में सरकार की प्रायोरिटी जब जाहिर हुई है कि आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि हमारे जितने भी भारतीय नागरिक हैं, चाहे सिटीजन हो, एनआरआई हो, हिंदू, सिख, ईसाई, जो कोई भी हो, उनको जीवित सुरक्षित देश में वापस लाना हमारी सर्वोच्च प्रायोरिटी नंबर 1 है। और जब तक कि वो हमारी सरकार नहीं कर देती, वो दम लेके नहीं बैठेगी। और मेरे हिसाब से मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से मोदी जी की लीडरशिप के अधीन, वो चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ऑपरेशन राहत हो, चाहे वंदे भारत मिशन हो, किस तरीके से भारतीय सरकार ने भारतीय आज जो पूरा का पूरा जो इंतजाम है सेंटर के ऊपर, कैसे हमारे ही लोगों की जान बचा के उनको सुरक्षित जीवित वापस भारत की जमीन के ऊपर वापस लाया गया है। पॉइंट नंबर 2, हरदीप सिंह पुरी जी की भी स्टेटमेंट जारी हुई थी। अगर आपको नहीं पता है, मैं आपसे फिर दरखास्त करूंगी, जाके पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 3, 800 से अधिक भारतीय नागरिकों को सेफली इवैक्यूएट किया गया है। अब मैं जरा, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि हमारी कूटनीति के ऊपर हमारी जितनी भी मानसिकता रही है, हमारी पोजीशन रही है, वो सेम रही है। नहीं, मैं नहीं मानती। भूलिएगा नहीं, शर्म अल शेख के ऊपर ये भारतीय कूटनीति से बिल्कुल परे स्टेटमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक दल छोड़िए, कोई नागरिक नहीं मानता होगा कि पाकिस्तान को आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देके उनको एक क्रेडिबिलिटी दे दे कि पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का सताया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, आप कहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल बाकी राजनीतिक दलों से बिल्कुल समानता देखते हैं, एक तरीके से एक पटल पे खड़े हुए हैं। माफी चाहती हूं मैं नहीं मानती। मेरे से जवाब ले लीजिएगा। सिंपली पुट, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ये बात हर भारतीय नागरिक और ज्यादातर राजनीतिक दल मानते हैं। लेकिन आपके पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करा था, इसको यूएन तक का दरवाजा दिखा दिया था। वहीं पे जब आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हो रहा था, तो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने संसद की पटल पे खड़े होकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, आप इसको कैसे मेरे से जवाब ले लीजिएगा। ये स्थानीय मुद्दा है ही नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। इनको क्या हो रहा है, क्यों नहीं बोलने दे रहे? ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, क्या आपके हमारे अधीन आने वाली बात ही नहीं है? तो अगर आप कहना चाहते हैं कि आप विदेशी मुद्दा छोड़िए, कूटनीतिक मुद्दा छोड़िए, आप तो स्थायी मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने को तैयार रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपके दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर ने सार्वजनिक रूप के अंदर पाकिस्तान को न्योता दिया था कि भारतीय लोकतंत्र के चुनाव प्रणाली के अंदर दखल अंदाजी करे। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है सर, मैं आपके साथ पहली बार से डिबेट कर रही हूँ। अरे आप मोदी हटाइए, मोदी हटाइए, कांग्रेस लाइए। अच्छा नुपुर, मैं ये पूछ रहा हूँ नुपुर, आपने जो स्टैंड लिया नुपुर, उसके मुताबिक
आप ये कह रही हैं कि ये कांग्रेस जो है ये विदेश नीति पर सरकार के साथ नहीं खड़ी रही है, आप ये कह रही हैं। तो फिर ये ऑल पार्टी मीटिंग में उनको क्यों बुलाया गया है? ये ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है, एक प्रोटोकॉल होता है जो सरकार भली भांति फॉलो करेगी। भूलिएगा नहीं, 2014 के चुनाव के पहले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्य सभी ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बना था। आपको याद होगा मानक जी, वी आर ओल्ड प्रैक्टिशनर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड यू आर एन ओल्ड हैंड इन जर्नलिज्म। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था स्पष्ट रूप से कि देश संविधान और ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस के हिसाब से चलेगा, देश भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी के विम्स एंड फैंसीज की तरफ नहीं चलेगा। ये एक परिवार की फील्डम नहीं, ना किसी के पिताजी की जागीर है। अच्छा, एक सवाल और। अब मुझे ओके, वन बाय वन। अरे गुरदीप देखिए, मतलब ये मेरे शो, गुरदीप मैं भी तो बोलूं, शो पे मैं सिर्फ 2 मिनट पे जवाब दूंगा। अरे तो मैं भी तो बोल लूं, 2 लाइन मुझे भी बोलने दीजिए भाई, मेरा शो है, प्लीज। मानक जी, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए गुरदीप, मेरी बात तो सुन लीजिए। पूछे नुपुर जी ने, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, अभी टाइम बहुत है। जो भी डिबेट में पॉइंट्स उठे हैं आप जवाब दे सकते हैं एक दूसरे का। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं सुन तो लीजिए एक बार, जस्ट हियर मी आउट। मैं कह रहा हूं इस शो का मकसद सिर्फ बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी विपक्षी दल इसमें बहस कराना नहीं है, क्योंकि आज जो मुद्दा मैंने उठाया है वो नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। देश का हर आदमी ये जानना चाहता है, देश का हर आदमी ये जानना चाहता है, और देश के बहुत सारे लोगों की अपनी एक राय भी है कि हमें अफगानिस्तान में अब आगे क्या करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर अगर हम इंफॉर्मेटिव डिस्कशन भी करें तो बहुत अच्छा है। नुपुर, इसीलिए क्योंकि आप रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप कह रही हैं सरकार अपनी बड़ा दिल दिखा रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे विपक्ष को ऑल पार्टी मीटिंग में बुला रही है। पर कुछ तो एक स्टैंड हमको लेना पड़ेगा ना बहुत जल्दी, या आपको लगता है कि अभी स्टैंड नहीं लेने का समय है, अभी हम देखें और सिर्फ वेट एंड वॉच करें? नुपुर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जिसका जवाब मैंने अपने शुरुआत में ही दे दिया था। आज की तारीख में भारत की सरकार की केवल एक प्रायोरिटी है। जहां मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 3000 ऐसे लोग हैं जिनमें भारतीय नागरिक है या भारत से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे ओसीआई कार्ड होल्डर हो, जो भी हो, उनको जीवित सुरक्षित भारत के अंदर वापस लाना। सीसीएस की मीटिंग में तो मैं कहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह तक कहा, क्योंकि उनसे आगाह किया जा रहा था, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी हमारे अफगानिस्तान के भाई बहनों द्वारा कि हमें भी यहां पे शेल्टर मिले। तो सीसीएस की मीटिंग में जो मीडिया में पढ़ रही हूं, मैं तो मीडिया के हिसाब से आपको बात बता रही हूं, क्योंकि मैं सरकार की प्रवक्ता नहीं, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं। उस चीज पे हमारी सरकार सीसीएस में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह बात भी शायद कही गई है, जो मीडिया के सुर्खियों के हिसाब से मैं बता रही हूं, कि जहां पे हमारे अफगानिस्तान के भाई बहन हैं जिनकी जान पे बनाई है, क्या हम उनकी सुरक्षा को भी देख सकते हैं? क्या उनका प्रोसीजरली चेक एंड बैलेंस करके उनको इमिग्रेशन स्टेटस उनका प्रोसीजर में डाल सकते हैं? क्या उनके वीजा को स्टेटस में डाल सकते हैं? जो अफगानी लोग हमारे अभी भारतवर्ष के अंदर मौजूदा है, उनके वीजा रिक्वायरमेंट को हम दोबारा देख सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे अव्वल नंबर की प्रायोरिटी किसी भी सरकार की ये होगी। अभी कोई ऑफिशियल सरकार नहीं है वहां पे अफगानिस्तान। नहीं, ठीक है, इवैक्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को सुरक्षित वहां से निकालना सबसे अहम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके गुरदीप, आप जो जवाब देंगे, 2 मिनट चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ आप जवाब देंगे वो अलग, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं राजीव रंजन और मौलाना दहलवी। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अभी से सिर्फ सरकार को घेरने के मूड में है इस मुद्दे पर, जबकि विपक्षी दलों की ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद यह है किसी तरह से सर्वसम्मति बनाई जाए। इसीलिए मैंने सवाल आज यही रखा है, क्या देश एक हो पाएगा तालिबान पर? देश का हर आदमी जानना चाहता है कि भारत क्या स्टैंड लेगा, तालिबान से निपटेगा कैसे? आपकी बात का जवाब मैं दूंगा, पर पहले नुपुर जी जिन्होंने पूरी लंबी चौड़ी बातचीत की और कहा कि सरकार ने बयान दिया, शायद उनको ये मालूम नहीं कि सरकार ने बंदोबस्ती को लेकर बयान दिया है। हम बयान मांग रहे हैं सरकार से कि सरकार का तालिबान के शासन के ऊपर क्या पोजीशन है। अरे तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो है कल, इसीलिए उसमें पूछ लीजिएगा जो पूछना है। मानक जी वो गलत बयानी के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा कि
हरदीप पुरी ने बयान दे दिया है, हमारे प्रवक्ता ने बयान दे दिया है, वो बंदोबस्ती को अब आप मत बोलिए, अब मैंने बोला ना, मैं चुप हो गया था। हाँ, अब बोलिए, आप मेरी बोलिए। बात सुनिए। आप तो बीच में बार-बार बोल पहली रहे हैं। बात ऐसी कि बात नहीं है। आपकी बंदोबस्ती पे बयान को विदेश नीति का बयान नहीं माना जाता है, वो बंदोबस्ती का बयान है। हाँ। भारतीयों की सुरक्षा करना, उनको निकालना सरकार का पहला ठीक है, धर्म ओके, हाँ। पिछले 70 साल में बहुत सरकारें आई, बहुत देशों से लोगों को निकाला गया है, चाहे कुवैत रहा हो, चाहे इराक रहा हो, चाहे युगांडा रहा हो, चाहे कहीं से रहा हो, तो ऐसी बात नहीं, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, हर सरकार ने किया है, पहले ये समझिए। दूसरी बात, आप गलत तथ्य मत पेश कीजिए। शर्मल शेख की बात की, शर्मल शेख में मनमोहन सिंह जी ने यह बोला था कि बलूचिस्तान को हम समर्थन देंगे, जिसका आपकी पार्टी ने तब विरोध किया, और जब मोदी जी बने तो वही पॉलिसी लाए, उसी पॉलिसी को किया, आपकी पार्टी ने विरोध किया। दूसरी तीसरी बात मानक जी पूरी बात। गुरदीप नहीं, प्लीज देखिए, नहीं गुरदीप नहीं, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं, गुरदीप नो नो, आई एम सॉरी गुरदीप नहीं, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं। शर्मल शेख का इतना बड़ा बवाल, प्लीज ना। हाँ, मैं बता रहा हूं, क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने बलूचिस्तान के अंदर अपने रोल को बोला था, जब उसके बाद मोदी सरकार ने उसी पॉलिसी को आगे चलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। और गुरदीप, ये फैक्ट है, शर्मल शेख का ड्राफ्ट बदला गया था, शर्मल शेख एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बदला गया था। जो एस्टेब्लिशमेंट था और विपक्ष था, उसका विरोध था, इसलिए बदला गया था। इसलिए नहीं बदला गया था कि कांग्रेस पार्टी अपोलोजेटिक थी। पहली बात, आप आगे पूरी नुपुर जी दिखा दीजिए। सॉरी, आ गया ये। आप झूठ नहीं बोल सकते नेशनल, जिसको आप बलूचिस्तान ब्लंडर दिखा रहे हैं ना, आप सबको लाइए, बलूचिस्तान, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जो आप दिखा रहे हैं, वही पढ़ के सुना रहा हूँ। बलूचिस्तान वाज लेजिटिमाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही मोदी जी ने बोला है भाई। आप मोदी जी की भी बात सुन लीजिए, सिर्फ मनमोहन सिंह की मत कीजिए, यही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जिसको आप तब ब्लंडर बोलते थे, अब आप उसको पॉलिसी बोलते हैं। नुपुर जी, आपने गलत कर दिया, ये पढ़ा के गलत कर दिया। मनमोहन सिंह ने, अरे भाई, आपने ये पढ़ा के गलत कर, देखो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ बताइए, आप कौन सी स्टेटमेंट बताइए? नुपुर जी, स्टेटमेंट बताइए ना, कौन सी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप पढ़िए आर्टिकल है, बताइए। अरे आप पढ़िए, इसकी लाइन पढ़िए, बताइए। नहीं, आप बोल, अरे आप इसकी हेडलाइन छोड़िए, इसकी लाइन पढ़िए। एक सेकंड, हम शर्मल शेख पर क्यों अटक गए? शर्मल शेख, सुनिए, एक सेकंड, आवाज बंद क्योंकि गलत बयानी क्या। एक मिनट, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बीजेपी कांग्रेस की तूतू मैमे से वाकई शुरू में मैंने इसीलिए दोनों को टाइम दिया, और उसके बाद अब आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं, और जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूं ये इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहे। पूरा देश जानना चाहता है, हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, और तो और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी रहे हैं, रणनीतिक रिश्ते बहुत रहे हैं। बहुत अरबों खरबों रुपया हमारे देश ने वहां पर इन्वेस्ट किया है, जो कि आम आदमी का पैसा है, जो सरकार ने वहां पर इन्वेस्ट किया है। और आतंकवाद की समस्या जो पाकिस्तान से आती है, उसको भी हर कोई समझता है। इसीलिए सबके मन में डर यह है, राजीव रंजन, कि अगर हम तालिबान से दुश्मनी करें तो कहीं ऐसा तो नहीं, इतना ताकतवर तालिबान है, जो खुद गुरदीप भी बता रहे थे और सच है, इतने हथियार, आधुनिक हथियार सारे उसके पास हैं, ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान की गोद में खेले और हिंदुस्तान का ही नुकसान करे। इसीलिए बहुत सोच समझकर हमें यह फैसला लेना पड़ेगा। राजीव रंजन, देखिए, जो हालात वहां बन रहे हैं, जिस तरह से वहां चाइना की दिलचस्पी है, जिस तरह से रशिया एक बार फिर से उस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, तालिबान के ज्यादातर जो बड़े कमांडर्स हैं वो आईएसआई और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के संपर्क में रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती। 3 दशक से ज्यादा दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों के इंटरेस्ट के क्लैश की वजह से अफगानिस्तान में जो चीजें लगातार बढ़ती चली गई, आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को पूर्व में कुछ ऐसे समय में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, उनको याद करना चाहिए। जब पूरी दुनिया 2 ध्रुवीय थी, उस समय भी इंदिरा जी यासिर अराफात और फिदेल कास्ट्रो के साथ रिश्ते पर कायम थी, और कहीं ना कहीं ये जो थर्ड ब्लॉक है, अब उसका स्वरूप बदल गया है। अब दुनिया पूरी तरह से एक ध्रुवीय है, लेकिन रशिया आज भी एक बड़ी ताकत, और मैं तो इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं। आज या तो आप रूस, चाइना और पाकिस्तान के साथ भी एक तरफ उसके इक्वेशंस काफी अच्छे बन रहे हैं। भारत के रिश्ते रशिया के साथ बहुत ही पुराने हैं, और एक बड़े सामरिक साझेदारी का भी हमारा इतिहास रहा है। वैसी स्थिति में फिर आपने सही कहा, आपने शुरू में ये कहा कि हमारे लोग आज भी 200 लोग फंसे, जो वहां धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके हिफाजत की गारंटी।
जो किसी न किसी तरीके से इस नई व्यवस्था में जान माल की सुरक्षा को लेकर के भयभीत हैं, तो एक सबल सुदृढ़ राष्ट्र की हैसियत से राजनीतिक शरण मांगने वाले लोग भी आपके यहाँ अपनी हिंदुस्तान में आने की दरख्वास्त लेकर के बैठे हैं। तो ये ऑल पार्टी मीटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा राजीव रंजन? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो 2-3 चीजें की वो भी आप लगातार अब दिखा रहे हैं, चाहे वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का सवाल हो, या चाहे वो व्लादिमीर पुतिन का सवाल हो, जहां भी जो चीजें हो सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और साथ साथ देश के अंदर एक सर्वानुमति पर देश पहुंचे, इसलिए कि तालिबान का सवाल कांग्रेस के हिसाब से भी जो समाधान वो बता रहे हैं। देखिए, विदेश नीति और अफगानिस्तान को जानने का जो हम लोगों का नजरिया है ना, केवल उतना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ये होगा कि पूरे देश की मुहर लगे और हम जो फैसला ले सके वो हिंदुस्तान का फैसला। नहीं राजीव रंजन, ये तो पूरा देश चाहता है कि एक होकर हम फैसला लें, लेकिन आपको लगता है इस ऑल पार्टी मीटिंग में कोई एक राय बन पाएगी? गुरदीप की बातों से या फिर बाकी नेताओं की बातों से लगता नहीं है एक राय नहीं बन पाएगी? मैं तो आशावादी हूं। मैं आशावादी इसलिए हूं कि पार्टी प्रवक्ताओं की जो भूमिका है उसकी एक सीमा है, और उन्हें अपने तरीके से फिर कल जब परिस्थितियां बदलेंगी तो उसके विश्लेषण में स्टैंड हम सबों का बदला हुआ दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है तालिबान पर सब मिल करके फैसला लेंगे और देश एक तरफा फैसला लेगा। आपकी पार्टी भी कई ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल रही है। इस तरह के जो मुश्किल मुद्दे होते हैं और ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, विपक्ष चाहे कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, मैं सिर्फ पिछले 5-7 साल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां सरकार को घेरेगी विपक्षी पार्टी। ऐसा तो नहीं है कि वो आंख बंद करके बोलेगी हां हम आपके साथ हैं। नहीं, वो ठीक है, जिन सवालों पर आपको स्पष्टीकरण चाहिए निसंदेह आपको वो मांगने का अधिकार है, लेकिन जब भी आप किसी सर्वदलीय बैठक के बाद जो एक साझा बयान जारी करेंगे उसमें वो देश का बयान हो, हमारा ये कहना है। और देश के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, सरकार चाहे एनडीए की हो या यूपीए की रही, हमारी पार्टी मानती है सेंटर जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में तय करेगा, हमारी पार्टी उसके साथ। बहुत बढ़िया। ओके, मौलाना दहलवी, क्या प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा अफगानिस्तान के बारे में? क्योंकि हिंदुस्तान की नीति तो हमेशा से ये रही है कि आतंकवादियों से बातचीत नहीं करेंगे, पर लेकिन हालात अब नए बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है? माने पहली चीज तो ये है कि मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रवक्ता साहब, जेडीयू के आखिर में जो प्रवक्ता साहब ने जो बात कही अपनी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमको जब भी हम अफगानिस्तान या किसी भी विदेश नीति पे चर्चा करते हैं, हम दो चीजों को ध्यान रखते हैं। पहली चीज ये कि इसमें भारत के हित कहां पे सुरक्षित हैं और वर्तमान में भी और भविष्य में भी भारत उनके साथ किस तरह चल सकता है। हमको ये बात माननी चाहिए कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते महाभारत युग से हैं और आज तक चल रहे हैं। और आपको सबको, शायद हमारे दर्शकों को ये बात मालूम होगी जो लोग पढ़ते लिखते हैं, कम से कम आज की बदकिस्मत ये कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल हम लोग सभी लोग हैं, पढ़ना लिखना हमने सबने छोड़ दिया है। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो सबसे पहले हमने जो एक स्थापित सरकार का गठन किया था, वो भी राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में जाके करा था। ये भी एक सच्चाई है। अब मैं नुपुर शर्मा और अपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दो बातें बताना चाहता हूं जो इस हमारी जो कल की मीटिंग हो रही है इसमें भी चर्चा का विषय होना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि यह कहना कि हर मुद्दे को चुनाव के साथ जोड़ा जाए, गलत है। भारत सरकार तालिबान के साथ 2015 से बातचीत कर रही है, ये एक सच्चाई है। हम सब जानते हैं कि जब रशिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान, अफगानिस्तान। खुद भारत ने इस बात पे चर्चा की थी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को अगर रोकना है तो हमको तालिबान का समर्थन करना पड़ेगा। इसके बाद दोहा के अंदर इसी 26 जून को हमारे जो विदेश मंत्रालय ने बाकायदा डेलीगेशन भेजा। पहले सुन लीजिए, रॉन्ग नहीं है। आप एक बात याद रखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर मेरी नुपुर मौका दूंगा आपको जवाब देने का। हाँ, आप कंप्लीट करिए, मौलाना साहब कंप्लीट करिए पहले। हाँ, कंप्लीट करिए। बिल्कुल। और मैं एक बात और कह देता हूं आपको, मानक पूरी सच्चाई के, अगर नुपुर मुझको कह देंगी मैंने गलत तथ्य दिया है, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा और मैं बहस छोड़ दूंगा। और अगर ये गलती पे हुई तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी। पहली चीज, इसी जून के अंदर हम गए और हमने और इसी यही वजह थी कि अमेरिका, जब बाइडेन ये कह रहे थे साहब हमारे डिप्लोमेट्स को आप निकाल दिए, तब भारत पूरी शांति के साथ
अपने एक डिप्लोमेट को लेके आया, कल हम सिख जत्थे को लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर हमारे 3 बिलियन से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। हमने वहां की पुलिस को जो है वो प्रशिक्षण दिया है, हमने एजुकेशन सेटअप उन लोगों को दिया है। और एक बात और, आखिरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता बताने की हिचक रहे हैं, मोहतरम आपको शायद गुरमीत सिंह साहब मालूम होना चाहिए, जब रशिया खत्म हुआ, जिसकी तरफ से हमारे अभी जेडीयू आरजेडी प्रवक्ता ने इशारा करा, आपको मालूम होना चाहिए उस 92 के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार थी, मुजाहिदीन ने सरकार बनाई और हमने बुरहानुद्दीन रब्बानी, सिफतुल्लाह मुजद्ददी, गुलबदीन हिकमतियार और अहमद शाह मसूद के साथ इसने घनिष्ठ संबंध बना लिए थे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि मुजाहिदीन जो पहले रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे वो भारत के साथ खड़े हो गए थे। आज भी जरूरत है कि भारत अपने हितों को देखेगा। हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम का वादा करा अफगान अवाम से, हम उनको एक डेमोक्रेटिक मजबूत सिस्टम दे और उसमें सारी पार्टियों को मिलकर आना पड़ेगा। खाली ये नहीं देखना होगा कि यूपी में कौन चुनाव जीतेगा। बर्क साहब जवाब देंगे, धेलवी साहब जवाब देंगे। जवाब सरकार को देना है, कांग्रेस पार्टी को देना है और भारतीयों को देना है कि हमारे पड़ोस के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप बन जाए और उन्हीं लोगों को हम लेके आ जाए, ये हमारी कोशिश होगी। बिल्कुल सही है मौलाना साहब, आपने जो जितनी बातें कही उनमें 2-3 बातें तो आपने बिल्कुल सही कही। एक आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पहली बार नहीं है कि हम तालिबान, जिन्हें हम आतंकवादी मानते हैं, उनके साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर इनफॉर्मल रिलेशंस रख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी कई बार हुआ है। 90s जाइए, इतिहास भरा पड़ा है, तो पहली बार नहीं है। और नंबर 2, मौलाना साहब आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जब जमीनी सच्चाई बताई कि इस समय अभी भी जो वहां से हम अपने लोगों को निकाल पा रहे हैं, वो जाहिर है कहीं ना कहीं तालिबान से बातचीत करके ही निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल और ये हमको मानना पड़ेगा। इसमें हमें कहीं भी ये मानने से हिचक नहीं होनी चाहिए। ओके नुपुर, आप जवाब देना चाह रही थी मौलाना साहब का, बोलिए। देखिए, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, झूठ के पांव नहीं होते। अन्य मीडिया हाउसेस को छोड़िए, ये कांग्रेस का एक कहूंगी मैनेज्ड फाइनेंस स्पॉन्सर्ड मीडिया हाउस है वायर। इसकी न्यूज पढ़िएगा जून 29, 2021 की। माफी कौन मांगेगा, आप जरा साफ स्पष्ट कर देते हैं। इसमें वायर में लिखा है कंप्लीटली फॉल्स इंडिया ऑन क्लेम्स ऑफ जयशंकर मीटिंग तालिबान लीडर्स इन कतर। देखिए भाई साहब, अगर आप कतर के किसी मंत्री या कतर के किसी अफसर की बात को भारतीय सरकार के ऊपर रखेंगे तो गलती आपकी है। ठीक है, मैं आपसे कुछ और अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि आपने तो चाइना को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया अपनी पूरी बात में। आपको उइगर मुस्लिम हो गई, मैंने तो चाइना का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो चाइना का नाम ही नहीं लिया। मैंने चाइना का नाम नहीं लिया। अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, चीख के झूठ बोलने की आदत है, मौलाना साहब एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके। मैंने माना कहीं चाइना का नाम लिया? मैं बोल सकती हूँ माना। हाँ बोलिए नुपुर, बोलिए। बोलिए चाइना गलत है कि वहां रमजान नहीं बनता, वहां पे। अरे चाइना कहाँ से आ रहा है इसके अंदर? चाइना कहाँ से आ गया इसके अंदर? अफगानिस्तान में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा में अफगानिस्तान से पहले आप पाकिस्तान, क्योंकि झूठ आप लोग बोल रहे हैं। यूपी चुनाव के अंदर आपको तालिबान को मुद्दा बनाना है। आप बैकडोर से तालिबान से बातचीत करते हैं, यूपी के अंदर आप कहते तालिबान आतंकवादी है। मेरे ऊपर ये बोलेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ बोलिए नुपुर, वन बाय वन। ओके, एक एक करके। हाँ नुपुर बोलिए। इनकी जानकारी इतनी कमजोर है कि तालिबान को चुनाव में या भारत में घसीटने वाला सबसे पहला शदाब चौहान था, पीस पार्टी वाला, जिसने आप ही के पत्रकारिता जगत के एक पत्रकार के ट्वीट के ऊपर कमेंट करते हुए ये कहा सबसे पहले, वी कांग्रेचुलेट तालिबान फॉर पीसफुल टेक ओवर इन काबुल। तो मुझे बता दीजिएगा शदाब चौहान कौन सी पार्टी का है, उसको अगर ये कंडेम करते हैं कि नहीं करते। दूसरी बात, बिल्कुल कंडेम करता हूं, मैं पूरी हिम्मत है, मेरी बात पूरी हिम्मत है, मैं कंडेम करता हूं। बोलिए चाइना को कंडेम करता हूं, बोलिए बिल्कुल। तो चाइना मुझको चाइना में थोड़ी रहना है, मुझको चाइना में थोड़ी रहना है। मुझको मैं नुपुर एक बात कहता हूँ, अमानत में इनकी बात करता हूँ, मैं चाइना को कंडेम करता हूँ, लेकिन 2 बार सूरत गुजरात में साबरमती के किनारे झूला, लल्ला लल्ला लोरी प्यार की कटोरी मोदी जी झुला रहे थे चाइना के नहीं सकती। मेरी आवाज बैठी हुई है, ऐसे में अरे लल्ला लल्ला लोरी तो आप नहीं बोल रही, झूले झुलाने वाले आप लोग और माफिया हमसे मंगवाते हैं। माना आपको माननी पड़ेगी, कतर के ऊपर आपने झूठ बोला है। मैं झूले आपने कतर का झूठ बोला है, मैंने न्यूज़ आर्टिकल दिखा दी। ये अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति को अच्छा एक सेकंड, ऑल राइट, ओके वन सेकंड
वन सेकेंड, एक सेकेंड। कतर में हिंदुस्तानी अधिकारी, हिंदुस्तानी खुफिया अधिकारी तालिबान से मिले या नहीं मिले, मुझे लगता है ये राजनीति का विषय फिलहाल नहीं होना चाहिए, वो भी तब जबकि कल ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है और भारत इस समय बहुत अहम दोराहे पर खड़ा है। भारत को फैसला लेना है कि आगे क्या होगा। ब्रिजमोहन जी आ गए हैं। ब्रिजमोहन जी, नुपुर इसके बाद आ रहा है। वन सेकेंड मैं सबके ऊपर चिल्लाऊंगी, हाँ, तरीका एक बात नहीं का है जवाब ये। देना है। मुझे 10 सेकंड नहीं बोलने अच्छा ओके नुपुर, एक सेकंड नुपुर, हाँ आपने अपनी बात पूरी कर ली। नुपुर, बात पूरी हो गई? नहीं हुई मेरी बात पूरी, मुझे पूरा बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ पूरी करिए, बात पूरी करिए, बोलिए। मानक जी 14 अगस्त 2021 को भारत ने ये रिक्लैरिफाई किया है, जोर जबरदस्ती से कोई भी बनी हुई सरकार का समर्थन भारत नहीं करने वाला है। तीसरी बात, यहाँ पे जितने भी विपक्षी दल बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कल की बैठक में इनका क्या रोक रहेगा? ओके, ब्रिजमोहन जी बोलिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आ गए एनसीपी से। ब्रिजमोहन जी बोलिए, कल की बैठक में ऑल पार्टी मीटिंग में आपका रुख क्या होगा? नुपुर पूछ रही हैं। मानक भाई, हम लोगों का, मैं विपक्ष की तरफ से, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर ये कह सकता हूं कि हम लोगों का रुख भारत के हितों को सर्वोच्च मानते हुए भारत के हित में होगा, जिससे कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे बेहतर संबंध हो और अनावश्यक रूप से किसी भी हालत में देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे कि भाईचारा या देश में बंटवारे की भावना पैदा हो या देश में नफरत का वातावरण बने। ये हम लोगों का बहुत स्पष्ट सोचना है। मैं नुपुर जी के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, मुझे लगता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सारे प्रयासों पे पानी फेरने के लिए पूरी तौर से तत्पर रहते हैं, क्योंकि अभी इनका जितने भी शब्दों का उपयोग किया बहन ने मेरी, वो सारे शब्द वो थे जो ये सिद्ध करते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से इस देश में नफरत का वातावरण बनाने के लिए ही संकल्प लेकर काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मौका हमारी बहुत ये विदेश नीति हमारी बहुत संवेदनशील है, इसके ऊपर हमको बहुत ही सोच समझ के कोई बात कहनी चाहिए। हमारी इस समय हम किसी पार्टी के नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते राजनीतिक दल, हम विपक्ष नहीं है इस समय। जब हम विदेशी नीति के ऊपर बात करते हैं, हम उस समय विपक्ष नहीं होते, उस समय हम सरकार का हिस्सा होते हैं, हम देश का हिस्सा होते हैं। आप हमको अलग करके मत सोचिए। आप ये जो अलग करने की बात करती है, इससे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नुकसान होता है, विदेशी नीतियों को। आपको अंदाज नहीं है, अभी आपको विदेश नीति का अंदाज नहीं है, आपको अपने शब्दों का चयन का अंदाज नहीं है, आप कुछ भी बोल जाती है, आप कुछ भी बोल देती है। ओके, गुरदीप सप्पल, गुरदीप नुपुर का सवाल लीजिए। नुपुर कह रही है, आप बताइए आपका रुख कल क्या होने वाला है, आपकी पार्टी का रुख क्या होगा, ये बताइए। मानक जी, मैंने स्पष्ट बोला कि भारत सरकार से ये अपेक्षा है कि वो स्पष्ट स्टैंड ले और सारी पार्टियां, ना सिर्फ कांग्रेस, विदेश नीति के मामले में एक होती रही है, केवल बीजेपी ने परंपरा तोड़ी। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ बहुत ही गलत जानकारियां दी गई, अभी दी गई, और ये कोशिश लग रही है कि सरकार के लिए एक माहौल बनाया जाए कि कल अगर तालिबान की सरकार का समर्थन करने की मजबूरी हो तो उसके लिए एक बेस बने। क्यों? अभी आपने भी बोला कि तालिबान से पहले संबंध रहे, बहुत बार रहे। कब रहे? जब नजीबुल्लाह की सरकार गई 89 में, तो जो अब जिसको नॉर्दर्न अलायंस बोल रहे हैं, वो कोalition गवर्नमेंट बनी थी जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी थी और दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने मान्यता दी थी। सिविल वॉर में 95 में तालिबान आया था, उसको हराकर, और तालिबान को जब तक वो सत्ता में रहा, केवल 3 देश, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई, केवल 3 लोगों ने मान्यता दी थी। 3 देशों ने, किसी और देश ने कोई मान्यता दी नहीं है। आपने कहा कि तालिबान से संबंध रहे, कब रहे संबंध? तालिबान तब भी एक आतंकवादी संगठन था, उसके बाद भी आतंकवादी संगठन था, और आज भी संगठन वो आतंकवादी है। उसके साथ कैसे करना है, ये सरकार को सोचना है। सरकार, अगर हमारी जो अनुभव है, आपने तो ऐसा लगता है गुरदीप, आपने तो ऐसा लगता है, आपने तो सुनिए, आपने तो ऐसा लगता है कि जाल अभी से फेंक दिया है कि सरकार अगर तालिबान को मान्यता देती है। दूसरी बात भी है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उसको लगता है कि इस देश को चलाने वाले लोग जो कांग्रेस पार्टी से भी थे और दूसरी पार्टियों से भी थे, अगर उन्होंने देश को चलाने में कोई समझ हासिल की है, तो उसको अप्रोच करना है, उसको गाइडेंस लेनी है। ये मत सोचिए कि देश कभी कमजोर था, हम तालिबान के आगे ना कभी झुके। और ये जवाब दे रही है, बोलिए नुपुर शर्मा। एक बात और, उसके बाद नुपुर जी एक बात और, उसके बाद मैंने ये नहीं बोला कि तालिबान बहुत मजबूत है और हमें झुकना चाहिए। मजबूत तो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, तो उसके सामने आप झुक जाएंगे क्या?
झुकना और मजबूती और दुश्मनी और मैत्री ये अलग अलग संदर्भ होते हैं। हाँ। मेरा केवल ये कहना है कि ये सरकार के पास जानकारी है पूरी देश में क्या हो रहा है वहां पे, ये सरकार के पास जानकारी है कि दूसरे देशों का स्टैंड क्या है, ये विपक्षी पार्टी के पास नहीं होती है। सरकार ने रशिया से बात की है, सरकार ने यूएस से बात की है, सरकार ने ईरान से बात की है, और ये सरकार को रखना है। ओके नुपुर जवाब दे रही है। क्लोजिंग कमेंट नुपुर बोलिए। देखिए, पाकिस्तान को वो मजबूत मानते हैं जिनके आधिकारिक सलाहकार पंजाब के अंदर कहते हैं कि कश्मीर एक अलग देश है। मैं भी बोलूंगा ये तरीका नहीं है। हाँ बोलिए। ये तरीका नहीं है। हाँ बोलिए नुपुर। पाकिस्तान को वो मजबूत मानता है जिनके आधिकारिक एडवाइजर सलाहकार पंजाब प्रदेश में अध्यक्ष के सलाहकार सिद्धू जी के सलाहकार कहते हैं कि कश्मीर अन्य देश है। पाकिस्तान को वो मजबूत मानता है जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को गिव अप कर देता है, लेकिन आज तक सवाल खड़े नहीं करता, ना जवाब देता है कि हमारे मिसिंग 54 जवानों का क्या हुआ। ये अन्य देशों को वो मजबूत मानते हैं कि डोकलम फेस ऑफ के दौरान यहाँ तो भारत के जवान जूझ रहे, वहां पे इनके राहुल गांधी जाके चाउमीन खाए आते हैं हाई कमीशन में। और एनसीपी के साथ आप क्या बोलेंगे? आपने तो यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट करवा दिया, आपने ऑपरेटर की मार पिटाई करवा दी, आप यहाँ पे बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं। आप ओवैसी की स्टेटमेंट और शफीकुर रहमान बुर्र की स्टेटमेंट पे बताइए कि कल उनका क्या रुख रहेगा, जो तालिबान को वेलकम कर रहे हैं, लॉ ऑर्डर कह रहे हैं कि भैया आपको सलाम। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन इस डिबेट को देखकर ही आप समझ गए होंगे नेशनल इंटरेस्ट में देश क्या फैसला ले ये आसान लगता है, बहुत मुश्किल नहीं लगता है। उससे ज्यादा घरेलू राजनीति को देखते हुए सरकार क्या फैसला ले ये ज्यादा मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया खैर आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अब देखते हैं सरकार क्या करती है, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होता है, विपक्षी दल क्या खुला समर्थन देते हैं सरकार को अफगानिस्तान पर। नुपुर थैंक यू, गुरदीप सप्पल बहुत शुक्रिया, राजीव रंजन, ब्रिजमोहन जी, मौलाना दहलवी बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।